हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक JCERT एंड NCERT। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं अभ्यास का। देखिए, ये चैप्टर आपका न्यू NCERT बुक में चैप्टर नंबर 6 में है और ओल्ड NCERT बुक में यानी कि पुराना किताब में चैप्टर नंबर 7 में है। एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए कि इस वीडियो में हम न्यू NCERT बुक का चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ जो अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है उसको पूरी तरीके से हल करेंगे, यानी कि संपूर्ण हल देखेंगे अभ्यास का। तो शुरू करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि इससे पहले अगर आप पाठ के अंदर वाला सवाल नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके जल्दी से आप देख सकते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ए नंबर में इंसुलिन, बी में थायरोक्सिन, सी में एस्ट्रोजन और डी में है साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। ठीक है। चलिए 2 नंबर में क्या है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। सॉरी, कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर आप दो तंत्रिका कोशिका देख पा रहे होंगे। इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान है इसको क्या कहते हैं, इसको कौन सा नाम से जानते हैं। ए नंबर में है ध्रुमिका, बी में है सिनेप्स, सी में है एक्सोन और चौथा डी नंबर में है आवेग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। ठीक है। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, मतलब हम लोग का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, ब्रेन है, वो कौन सा काम करता है। ए नंबर में है सोचने के लिए, बी नंबर में है हृदय स्पंदन के लिए, सी नंबर में है शरीर का संतुलन बनाने के लिए और चौथा में है यानी कि डी नंबर में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। देखिए, ग्राही किसको बोलते हैं, तो हमारा जो त्वचा है, हमारा जो मांसपेशियां है, इन सभी के ऊपरी भाग में ग्राही है। ठीक है ना, ग्राही एक प्रकार का अंग है। तो चलिए अब आंसर देखते हैं। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले आंसर को पढ़ते हैं। क्या कहता है, ग्राही अंगों का मुख्य कार्य सूचनाओं को ग्रहण कर आवेग के रूप में तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु और मस्तिष्क में पहुंचाना है। जब ग्राही कार्य नहीं करेगा तो किसी भी प्रकार की सूचनाएं मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण किसी भी खतरे की स्थिति में जीव अपना बचाव नहीं कर पाएगा और मर भी सकता है। चलिए अब इसे आसानी भाषा में समझते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले आप एक इस चित्र को देखिए जिसमें एक हाथ है और एक गर्म पानी है। ठीक है, जैसे गर्म पानी के संपर्क में हमारा हाथ आएगा तुरंत हाथ वहाँ से हट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो ये हमारा जो हाथ है उसका जो ऊपरी भाग यानी कि ऊपरी त्वचा है उसमें ग्राही अंग पाया जाता है, उसमें ग्राही पाया जाता है। ठीक है, और ग्राही का कार्य हम अभी पढ़े कि ग्राही क्या करता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है। जैसे गर्म पानी है तो गर्म प्रभाव है, तो हाथ का जो ग्राही अंग है वो गर्म प्रभाव को अवशोषित करेगा और ये सूचना कि यहाँ पर गर्म गर्म प्रभाव है उसको मस्तिष्क और मेरुरज्जु में भेज देगा। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु जैसे ही खतरा महसूस होगा तुरंत हथेली को बोलेंगे, यानी कि हाथ को बोलेंगे कि वहाँ से आप हाथ हटा लीजिए, वहाँ पर कुछ खतरा है। ठीक है, लेकिन क्या होगा जब ग्राही कार्य नहीं करेगा। देखिए, जब ग्राही कार्य करेगा ही नहीं तो जब हम गर्म स्थिति में या ठंडा स्थिति में या तो फिर हमारा अंगुली कट जाएगा, हाथ कट जाएगा या कोई भी अंग का ग्राही काम नहीं कर रहा है और अगर वो कट गया, फट गया या कुछ हो गया तो वहाँ का जो ग्राही है वो काम नहीं करने के कारण जो इसका सूचना है मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक नहीं पहुँच पाएगा, जिसके कारण मस्तिष्क और मेरुरज्जु इसका स्ट्रिक्ट एक्शन यानी कि इससे संबंधित कोई क्रियाकलाप नहीं करेंगे, जिसके कारण कटा हुआ हाथ और भी कट सकता है, अगर हाथ जल रहा है तो और भी जल सकता है और धीरे धीरे आदमी की मृत्यु हो सकती है आपातकालीन स्थिति में। ठीक है, कोई खतरा वाला स्थिति में। तो इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम 5 का नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है एक तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन भी बोला जाता है की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए, एक तंत्रिका कोशिका का फोटो बनाना है, चित्र बनाना है। ठीक है, और तंत्रिका कोशिका का कार्यों का वर्णन करना है, मतलब इसके द्वारा क्या कार्य होता है वो लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए, यही है न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका। देखिए, इसमें लिखा भी है न्यूरॉन की संरचना यानी कि तंत्रिका कोशिका का बनावट किस तरह से होता है। सबसे पहले इसके नामों को और इसके संरचना को समझकर आप अपने कॉपी में इसे बनाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बाल जैसा संरचना है
उसको द्रुमिका कहा गया है। ठीक है, उसके बाद बीच में जो गोल धब्बा सा दिख रहा है उसको कहा गया है केंद्रक, और जो बीच वाला के साइड साइड में बूंदा बूंदा दिख रहा है, ठीक है, उसको कोशिकाएं बोला गया है। और इधर आप पूंछ के तरफ में देख सकते हैं, जो दो कटिंग दिख रहा है उसके बीच में जो छोटा सा भाग दिख रहा है उसको तंत्रिकाक्ष बोला गया है। और पीछे के साइड में जो पतला धागा के जैसा दिख रहा है, ठीक है, उसको बोला गया है तंत्रिका का अंतिम सिरा। ये भी एक प्रकार से द्रुमिका ही है। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम कार्यों को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले आंसर को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य शरीर के सभी अंगों से सूचनाओं को प्राप्त कर मेरु रज्जु तथा मस्तिष्क तक पहुंचाना है। देखिए, तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य इतना ही है। हम लोग का शरीर का जितना भी अंग है, हर जगह हर स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। और कहीं भी अगर चोट लगता है तो तंत्रिका कोशिका उसके सूचना को तुरंत ही ग्रहण करती है और तुरंत इस सूचना को मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। बस यही कार्य है। अब आगे क्या लिखें? सबसे पहले सूचनाएं द्रुमिका से होते हुए केंद्रक तक पहुंचती है और कोशिका के पीछे वाले भाग से दूसरे तंत्रिका कोशिका में चली जाती है। इस प्रकार बहुत ही कम समय में सूचनाएं मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क तक पहुंचती है। चलिए फिर से एक बार इस चित्र को देखिए। ठीक है, इस चित्र में क्या कह रहा है? मान के चलिए इस द्रुमिका के आसपास में कहीं चोट लगा, ठीक है, तो द्रुमिका तुरंत उसको अवशोषित की, मतलब कि द्रुमिका के द्वारा उस खबर को, उस सूचना को अवशोषित किया गया और उसे केंद्रक में भेज दिया गया। केंद्रक से होते हुए जो सूचना है वो आगे बढ़ा, ठीक है, और इसके पूंछ की तरफ आया और पूंछ की तरफ से ये जो तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग है, इसके डेंड्राइट्स यानी कि इसके द्रुमिका से होते हुए दूसरे तंत्रिका कोशिका में चला गया। और इस प्रकार से होते हुए जल्दी जल्दी दूसरे तीसरे हर हर तंत्रिका कोशिका आगे बढ़ाता है और इस तरह से यह सूचना मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तक पहुंच जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर में क्या पूछा है? मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि हम लोगों के पीठ के अंदर में जो मेरुरज्जु मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, उसमें अगर चोट लग जाए, उसमें आघात लग जाए, ठीक है ना, तो किस प्रकार के संकेतों के आने में व्यवधान होगा? तो चलिए इसका उत्तर को अच्छे से समझते हैं। कहता है वे सभी सूचनाएं जो मेरुरज्जु से होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है, उन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। तो देखिए, इसमें यह बात बताया गया है कि वे सभी प्रकार की सूचनाएं जो मेरुरज्जु से होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है वो नहीं पहुंचेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, मान के चलिए हमारा हाथ या पैर गर्म सतह के संपर्क में आ गया, तो सबसे पहले इसका न्यूज, इसका खबर मेरुरज्जु के पास जाएगा, ठीक है, उसके बाद मस्तिष्क के पास जाएगा। लेकिन अगर मेरुरज्जु आघात हो गया है तो इस स्थिति में मेरुरज्जु के पास संकेत जाएगा, लेकिन वो अवशोषित नहीं करेगा और न ही इस सूचना को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही और बहुत प्रकार का क्रिया बाधित हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है? प्रतिवर्ती क्रिया संपादित नहीं हो सकेगी। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया मतलब डरना, चौंकना, छींकना, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया है। तो मेरुरज्जु यदि आघात हो जाएगा तो ये सब क्रियाएं संपादित नहीं होगी, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया तो चलिए अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो चलिए इसका उत्तर को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं। कहता है पादप में रासायनिक समन्वय उनमें स्रावित होने वाले हार्मोन के द्वारा होता है, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन आदि। देखिए, यहाँ पर सवाल पूछा था कि पादप यानी कि पेड़ पौधा में रासायनिक समन्वय मतलब जैसे कि प्रकाश संश्लेषण का होना, उत्सर्जन का होना, उत्सर्जन में गोंद रेजिन का निकलना, कितना गोंद निकलेगा, कितना रेजिन निकलेगा, कितना उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पत्तों में जाकर जमा होकर के पत्ता झड़ेगा, कितना मात्रा में जल को अवशोषित करना है, ठीक है, कितना मात्रा में वृद्धि करना है, कितना मात्रा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना है, ये सब सारा रासायनिक समन्वय है। तो ये किस प्रकार होता था? तो ये सब सभी प्रकार का जो क्रिया है वो होता है उनमें स्रावित होने वाले हार्मोन के द्वारा। ठीक है, और अलग अलग हार्मोन का अलग अलग कार्य है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन का कार्य है लंबाई में वृद्धि करना। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। इसमें पूछा गया है कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। देखिए, इसमें पूछा गया है कि कोई भी जीव है उसमें नियंत्रण और समन्वय क्यों जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में लिखा हुआ है जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य क्रियाएं होते रहती है जिसकी गति निश्चित होती है।
यदि इसके गति में परिवर्तन हो जाए तो सजीवों का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है आंसर में कि जितना भी जीव है सभी के शरीर के अंदर और बाहर बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है हर समय, ठीक है। जैसे हम लोग के शरीर के अंदर दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर का संतुलित रहना यानी कि रक्तचाप का संतुलित रहना, उसके बाद श्वास का चलना, उत्सर्जन का होना, पाचन का होना, ये सब सारा जो क्रिया है वो सब होते रहता है और एक निश्चित गति से। जैसे 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है तो 72 बार ही धड़कना चाहिए, ठीक है ना। अगर 1 मिनट में जितना ब्लड का फिल्टर होता है हमारे किडनी में उतना ही ब्लड का फिल्टर होना चाहिए। अगर इसके गति में परिवर्तन हो जाए, मतलब कि अगर 1 मिनट में ज़्यादा बार दिल धड़कने लगे तो भी ठीक नहीं है, कम बार धड़कने लगे तो भी ठीक नहीं है। और बाह्य क्रियाएं, जैसे हम लोग बहुत सारा कार्य करते हैं, खाना खाते हैं, श्वास लेते हैं, बहुत लोगों से बातें करते हैं, ये सब बाह्य क्रियाएं हैं, ठीक है। तो जब ये सब करते हैं और ये सब ज़्यादा जोर से होने लगे या तो फिर कम होने लगे तो उससे क्या होता है, हम लोग का शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आप आंसर को अच्छे से समझ भी गए होंगे और लिख भी लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। आंसर देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम इसका उत्तर को देखते हैं और समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए पहला लिखे है अनैच्छिक क्रियाएं और दूसरी तरफ प्रतिवर्ती क्रियाएं। सबसे पहले आप समझ लीजिए अनैच्छिक क्रियाएं बोलेंगे किसको। देखिए अनैच्छिक क्रियाएं क्या होते हैं, जो हम लोगों की इच्छा के अनुसार पूरा नहीं होती है। जैसे कि हम चाहे या ना चाहे लेकिन दिल का 1 मिनट में 72 बार धड़कना ये होता आया है, होता रहेगा और अभी भी होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। अगर हम चाहेंगे कि 1 मिनट में 75 बार धड़के या 100 बार धड़के या तो फिर 10 बार धड़के तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं उसे कहते हैं ना जिसको हम लोग अपने से पूरा नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप होगा प्राकृतिक रूप से, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं किसको कहते हैं, तो जब किसी भी घटना के कारण हम लोगों का शरीर कुछ अनुक्रिया दिखाता है उसको प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। जैसे डरना, चौंकना, छींकना आदि, ठीक है। चलिए अब पहला नंबर देखिए अनैच्छिक क्रिया की तरफ। यह क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। और प्रतिवर्ती क्रियाएं, यह क्रिया मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। अनैच्छिक क्रिया की तरफ दूसरा नंबर में लिखे हैं इस क्रिया के होने में समय लगता है, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जैसे छींकना, हम लोग के शरीर में पाचन होना भोजन का, उसके बाद हम लोग के शरीर में उत्सर्जित उत्पाद का छानन होना, ठीक है ना। ये सब अनैच्छिक क्रिया, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। प्रतिवर्ती क्रिया की तरफ लिखे हैं यह क्रिया बहुत कम समय में ही हो जाती है। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया जैसे कि चौंकना, डरना, ये तुरंत हो जाता है, ठीक है। चलिए अब अंतर और भी देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर में क्या कहा जा रहा है कि अनैच्छिक क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो सकती है। देखिए जितना भी अनैच्छिक क्रिया है वो सब प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रतिवर्ती क्रियाएं अनैच्छिक क्रिया हो सकती है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से इसका आंसर खत्म हुआ। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अब हम 11 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए। देखिए इसमें यह पूछा गया है कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका में और हार्मोन में, इन लोग का जो दोनों कार्य है दोनों का, उसमें क्या अंतर है। मतलब तंत्रिका का कार्य और हार्मोन का कार्य में अंतर लिखना है, ठीक है। और इसका व्यतिरेक भी करना है, मतलब इसको कॉन्ट्रास्ट करने से प्रकाश डालना है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो चलिए अब हम अंतर देखते हैं तंत्रिका और हार्मोन के क्रियाविधि पर, मतलब ये कार्य पर, ठीक है। देखिए तंत्रिका की तरफ क्या लिखे हैं, इसमें कोशिकाओं का एक जाल होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि तंत्रिका कोशिका का जाल हम लोगों के पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है। हार्मोन की तरफ क्या लिखे हैं, यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, ये कोई जाल वगैरह नहीं है। तंत्रिका की तरफ 2 नंबर में लिखे हैं यह सभी सूचनाओं को मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु तक पहुंचाती है। देखिए तंत्रिका का कार्य है सभी प्रकार के सूचनाओं को जो ग्राही से प्राप्त होता है उसे मेरु रज्जु में और मस्तिष्क में पहुंचाना, ठीक है। चलिए हार्मोन की तरफ क्या लिखे हैं, यह सूचनाओं से शरीर को नियंत्रण एवं समन्वय बनाए रखने में मदद करती है। देखिए हार्मोन क्या करती है, जो भी सूचना उस शरीर को मिला है मस्तिष्क को या मेरु रज्जु को, उसके अनुसार कार्य करती है, ठीक है। जिससे नियंत्रण एवं समन्वय बना रहता है हमारा शरीर का। हार्मोन यही कार्य करता है कि हम लोगों के शरीर में जो भी सूचना मिल रहा है उसके अनुसार क्रिया करती है, ठीक है, शरीर। चलिए अब और भी अंतर देखते हैं।
तो चलिए अब तीसरा अंतर देखते हैं। क्या कह रहा है? इसमें उत्पन्न रसायन सिनेप्स को भर देता है। देखिए, तंत्रिका कोशिका का जाल जो होता है वो एक प्रकार का रसायन उत्पन्न करता है जो सिनेप्स को भर देता है। ठीक है, सिनेप्स क्या होता है? दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान को सिनेप्स बोला जाता है। देखिए, हार्मोन की तरफ क्या लिखे हैं? यह हमेशा ग्रंथियों से स्रावित होते रहता है। देखिए, हार्मोन जो होता है ये हमेशा ग्रंथियों से निकलता है, अलग अलग हार्मोन अलग अलग ग्रंथि से। ठीक है, चलिए तंत्रिका की तरफ 4 नंबर में क्या लिखे हैं? यह सभी प्रकार के क्रियाओं की सूचना पहुंचाती है। देखिए, तंत्रिका जो होता है जितना ही प्रकार का सूचना होता है, ठंडा लगने का, गर्म लगने का, डरने का, चौंकने का, सभी प्रकार की सूचनाओं को मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पहुंचाती है। ठीक है, चलिए हार्मोन की तरफ क्या लिखे हैं? अलग अलग हार्मोन अलग अलग अंगों को नियंत्रित करती है। देखिए, अलग अलग जो हार्मोन रहता है वो अलग अलग प्रकार का कार्य करता है, क्योंकि इससे अलग अलग अंग नियंत्रित होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसका अंतर को अच्छे तरीके से देख लिए हैं, समझ गए हैं। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि छुई मुई पादप में गति तथा हमारे टांगों में होने वाले गति के तरीके में क्या अंतर है। आप छुई मुई नहीं देखे हैं तो इस पौधा को देखिए, यही है छुई मुई का पौधा। ठीक है, तो इसमें इसका जो गति करता है, जब हम टच करते हैं तो इसके पत्तियां मुड़ जाती है। तो इसका पत्तियां मुड़ने में और हम लोगों के टांगों का गति करने, मतलब हम लोग का पैर का इधर उधर चलने दौड़ने में, इन दोनों के क्रियाओं में, कार्य में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए अब सारे उत्तर को पढ़ते हैं और सभी पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पहला नंबर क्या कह रहा है? यह एक अनैच्छिक क्रिया है। देखिए, तो ये मुई पादप के पत्तियों को जब हम छुएंगे या टच करेंगे तो वो पत्तियां आपस में मुड़ जाएगी, वो चाहे या ना चाहे, लेकिन उसका शरीर का ऐसा गुण है कि वो मुड़ेगा। तो ये हुआ अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, जो पादपों के बस में नहीं है। कौन सा पादप? तो छुई मुई पादप के बस में। अब देखिए हमारे टांगों की तरफ क्या लिखे हैं? यह एक ऐच्छिक क्रिया है। अगर हमारा मन करेगा टांगों को गति कराना तब हम कराएंगे, अगर मन करेगा टांगों को साइलेंट रखना तो साइलेंट रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये ऐच्छिक क्रिया है, हम लोग की इच्छा के अनुसार होता है। चलिए छुई मुई पादप की तरफ दूसरा नंबर में क्या लिखे हैं? यह क्रिया संवेदनशील होती है, मतलब ये टच करने से होता है। ठीक है ना, संवेदना से होता है, यानी कि पता चलने से होता है। जब छुई मुई पादप को पता चलता है कि हमारे पत्तियां को कोई टच किया है तो इसी से उसका पत्ता मुड़ जाता है। ठीक है, अब हमारे टांगों की तरफ क्या लिखे हैं? यह क्रिया संवेदनशील नहीं होती है। ऐसा बात तो नहीं है कि कोई हमारे टांगों को आके टच करेगा या हमारा टांग कहीं अगर सटेगा तो हमारा टांग गति करने लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तीसरा में क्या लिखे है? छुई मुई पादप के पत्तियों की तरफ देखिए, इसमें पत्तियों की गति एक निश्चित दिशा में होती है। देखिए, छुई मुई पादप की जो पत्तियां हैं हमेशा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ मुड़ जाती है। हमेशा ऐसा ही होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी नीचे की तरफ मुड़ रही है, कभी ऊपर की तरफ, कभी दाएं कभी बाएं। ठीक है, इसकी गति एक निश्चित दिशा में होती है। लेकिन हमारे टांगों की तरफ क्या लिखे हैं? इसमें टांगों की गति निश्चित दिशा में नहीं होती है। कभी हम टांग को आगे ले जाते हैं, कभी पीछे ले जाते हैं, कभी दाएं ले जाते हैं, कभी बाएं ले जाते हैं। तो हमारे टांगों की जो गति है वो निश्चित दिशा में नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 का, न्यू बुक में और पुराने बुक में चैप्टर नंबर 7 का पूरा अभ्यास को अच्छे तरीके से बताए हैं, समझा करके। अगर अभी तक भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आप लोगों के जैसा बहुत सारे फ्रेंड लोग का हेल्प हो सके। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं।